नाज़रीन, जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के सदर जेपी नड्डा जो है वो हैदराबाद में हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं उनके मेगा रोड शो में। आपके बीच में हम भी साथ चलेंगे। हम सब लोग इस रोड शो के माध्यम से हैदराबाद की जनता से निवेदन करेंगे कि हर जगह में, हर वार्ड में कमल खिले और कमल को ताकत मिले, यही मैं कहने आया हूं। आज शाम को हमारी बैठक है, जनसभा है, उसमें हम आपसे विस्तृत रूप से बातचीत करेंगे, लेकिन यहां मुझे इस रोड शो में शामिल होने का मौका मिला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि आपको बधाई। అందరికీ నమస్కారము। ఈ యొక్క ఎన్నికల్లో ప్రచారం చేయడం కోసము జగత్ ప్రకాష్ నడ్డా గారు ఇచ్చారు। तो जी किशन रेड्डी और तमाम बीजेपी के अहम लीडर जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। केसीआर के अजीम जलसे-ए-आम के लिए हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। आज रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने जलसेगाह पहुंचकर मुख्तलिफ उमूर की जानकारी हासिल की। जीएचएमसी इलेक्शन के दौरान बीजेपी के जारहाना तेवरों को देखते हुए केसीआर का कल का जलसा काफ़ी अहमियत का हामिल माना जा रहा है। बताया जाता है कि केसीआर अपना विजन और एजेंडा अवाम के सामने रखेंगे। जीएचएमसी इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमआईएम हुक्मरान टीआरएस के साथ दोस्ताना मुकाबला कर रही है। ताहम अकबरुद्दीन ओवैसी रियासती हुकूमत की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ को निशाना बनाते हुए वोटरों को राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी बरादरान नौजवान तबके की नब्ज़ को थाम कर अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव के लिए ओवैसी बरादरान की तरफ से मुनफरिद अंदाज में इंतखाबी मुहिम जारी है। मजलिस गुज़िश्ता के मुकाबले कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसके बावजूद मजलिसी लीडरों ने तशहीरी मुहिम के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। याद रहे कि मजलिस ने गुज़िश्ता इंतखाबात में 60 सीटों पर मुकाबला किया था, लेकिन इस बार 51 सीटों पर ही इक्तफा कर लिया है। अपने जलसों में अकबरुद्दीन ओवैसी रियासत की टीआरएस हुकूमत को निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। उन्होंने गैर मजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की रियासती हुकूमत के ऐलानात पर कई सवाल उठाए हैं। कोई है जो अपनी आवाम के लिए 24 घंटे दस्तयाब रहता है तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। जुमे के दिन को छोड़कर इतवार, पीर, मंगल, चारशंबा, जुमेरात और हफ्ते के दिन दारुस्सलाम में 11 बजे से 2 बजे तक बैठने वाली क़यादत एमएलए कारपोरेटर्स का नाम भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमारी आवाम जब चाहे हमसे मिल सकती है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी के मानने वालों, क्या तुम मोदी से मिल सकते हो? जाकर टीआरएस वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम केसीआर से मिल सकते हो? और आपसे पूछता हूं, जुमे के दिन को छोड़कर आप जब चाहे जब हमसे मिल सकते हैं या नहीं? असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी हुकूमत पर अपना निशाना साधे हुए हैं। दोनों भाइयों ने अपनी पार्टी के लीडरों के हमरा रोड शो किए और जलसों से भी खिताब किया। गर्ज अपने वोटर बेस को बनाए रखने के लिए दोनों भाई जोरों शोर से कोशा हैं। जिसने महात्मा गांधी को मारा उसके ताल्लुक से कह दिया गोडसे देशभक्त है। जो हेमंत करकरे ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, उसके बच्चे यतीम हो गए, उसकी बीवी बेवा हो गई, तो बीजेपी की मोहतरमा एमपी कहती है कि मैंने हेमंत करकरे को शराब दिया, उसको बद्दुआ दी, इसलिए वो मर गया। ये भी हकीकत है जिसको आपको याद रखने की जरूरत है
कि कैसे जब दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं तो क्या होता है। और हेमंत करकरे वो वाहिद पुलिस ऑफिसर था, मेरी इस बात को याद रखो। अगर हेमंत करकरे जिंदा होता तो ये जो अभिनव भारत जो तंजीम है जिसने महाराष्ट्र में मुख्तलिफ मुकामात पर बम ब्लास्ट किए, यही हेमंत करकरे ने अभिनव भारत की साजिश को बेनकाब किया। बड़े बड़े लोग उसमें थे, फौज के भी लोग थे, जिसको हेमंत करकरे ने बेनकाब किया, उनको गिरफ्तार भी किया था। हेमंत करकरे की बेवक्त की मौत की वजह से अगर वो जिंदा रहते, अगर पाकिस्तान के जालिम शयातीन दहशतगर्द नहीं आते, तो हेमंत करकरे अभिनव भारत के उन तमाम साजिशों के पर्दे को बेनकाब कर देते। इस बात को आपको याद रखना है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। दहशतगर्द शयातीन होते हैं जो किसी मजहब का नाम लेकर इंसानों की जान लेते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दहशतगर्दी की मजम्मत करती है और दहशतगर्दी आजकल खुद एक नया मजहब बन चुका है। और मजलिस दहशतगर्दी के जितने तंजीमें हैं उन तमाम के खिलाफ हम मुतालबा करते हैं कि सख्त से सख्त उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मजलिस ने इस बार 13 सीटों पर नए उम्मीदवार खड़े किए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले से अपने कब्जे में मौजूद तमाम सीटों पर फतेह को बरकरार रखना चाहती है। इसी बीच बीजेपी की तरफ से मजलिस की सख्त मुखालफत के क्या इंतखाबी नतीजे बरामद होंगे, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बीजेपी लीडर के लक्ष्मण ने मजलिसी लीडरान पर इल्जाम लगाया कि वो पीवी नरसिम्हा राव और एनटीआर की समाधियां तोड़ने की बात कर रहे हैं। वाज़ेह है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने केसीआर हुकूमत से सवाल किया था कि क्या वो गैर मजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई में पीवी नरसिम्हा राव और एनटीआर की समाधियों को बिठा देगी। अरे आज अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी शर्म आना चाहिए। पीवी नरसिम्हा राव आज तेलंगाना का बेटा है और ये प्रधानमंत्री बन चुके, बहुभाषा कोविदी है और एक विज्ञान है। आज पीवी नरसिम्हा राव हम फख्र करते हैं, हमारे प्रांत के आदमी आज प्रधानमंत्री बने हैं। और एनटी रामाराव आज गरीब के लिए पार्टी अलग होगा मगर गरीब के लिए क्या क्या लोगों को जानकारी है। आप एनटी रामाराव का पीवी नरसिम्हा राव का समाधि तोड़ने के लिए जो बोल रहे, मैं टीआरएस को केसीआर को पूछना चाहता हूँ, आपका रवैया क्या है? आपके भाई साहब ये अब तोड़ने के लिए बोल रहे, आप दोनों जुड़वा भाई मिलकर क्या करना चाह रहे हैं? तेलंगाना के शान आज पीवी नरसिम्हा राव को अपमान किया जा रहा है। आज तेलुगु दोनों के प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के नाते एनटी रामाराव गरीब के हित के लिए काम किया। तो क्या आप क्या चाह रहे हैं? अब देश विद्रोही जो थे, देश को आक्रमण करने के लिए आए जो बाबर जैसे लोगों का, उनका आज आप तोड़ने का बात नहीं करते हुए आज मजलिस पार्टी पीवी नरसिम्हा राव का समाधि को, आज एनटी रामाराव समाधि को तोड़ने की बात करती है। तोड़ना है तो चाहो, दो देश को आक्रमण करा, देश को दुराक्रमण करने के लिए हमारे पर हमला किया, उन लोगों को आप गले लगाते हैं। और देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए काम करने वाले हैदराबाद लोग जान रहे हैं असली आपका रूप जो है आज बदल रहा है। अब टीआरएस का असली रूप भी बाहर आ गया। क्यों अब आपका जुड़वा भाई मजलिस ओवैसी इस तरह बात कर रहे, तो क्यों उसको आज ताकीद नहीं दिया जा रहा? क्यों पुलिस के हवाले उसको क्यों नहीं किया जा रहा? जो अकबरुद्दीन बात करता है 15 मिनट के समय बात करता, पूरा उनकी ताकत बताने के लिए ऐसे बातें करते हुए पार्टी को साथ में रखते हुए बोलते हम मजलिस अलग नहीं है, हम मजलिस एक है। मगर आज चुनाव आते ही पुराना शहर और हैदराबाद बीजेपी को रोकने के लिए किस तरह साजिश किया जा रहा है मालूम है। दारुसलाम के अंदर किस तरह आप बात कर रहे हैं मालूम है। आज मजलिस एजेंडा ही हैदराबाद में, पूरा तेलंगाना में आज लागू हो रहा है। इसलिए पूरा हैदराबाद आवाम आपको सबक सिखाना चाहते हैं। हैदराबाद बल्दिया के हल्का आजमपुरा के 1000 वोटों को पड़ोसी हल्के में जम करने की शिकायत करते हुए मजलिस बचाओ तहरीक ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। हाईकोर्ट ऑफ तेलंगाना ने रियासती इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है कि वो इस मामले की जांच करे। मजलिस बचाओ तहरीक के अमजदुल्ला खान ने इंतखाबी हल्कों का नक्शा बदलने की बार बार धांधली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अज़्म किया है। साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया कि सरकारी इंतजामिया की साजबाज से आजमपुरा हल्के के चंचलगुड़ा में वाक़ई
कई वोटरों को दूसरी जगह जाकर वोट देने पर मजबूर किया जा रहा है। इस मामले में हाईकोर्ट पीर के रोज समाअत करेगी। पेश है इस सिलसिले में मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान से ये बातचीत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है कि जीएचएमसी के वार्ड आजमपुरा के 10,000 वोट किस तरह हल्के छावनी में शामिल किए गए हैं। इस बात की शिकायत एमबीटी ने हाई कोर्ट से की थी। इस मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खालिद साहब। सर, 2015 में भी 2016 के इलेक्शन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, ये क्या है इशू, ज़रा हमें समझाइए। देखिए साहब, आजमपुरा म्यूनसिपल डिवीज़न जो है वो 16-3, 16-4, 16-5, 16-6, 16-7, 16-8 में आता है। छौनी म्यूनसिपल डिवीज़न जो है वो 17-8, 17-9, लेकिन जो 16-3 का ब्लॉक है वो इस कदर काटा गया कि 30% जो ब्लॉक है वो छौनी म्यूनसिपल डिवीज़न में जाता और 70% जो है वो आजमपुरे में आता। तो लास्ट टाइम क्या किए, क्योंकि वहाँ पर चंचलगुड़े में जो है हमारे चाहने वाले ज़्यादा है 16-3 ब्लॉक में, तो कुछ एक साजिश करके उसको एक तकरीबन 8-10 हज़ार वोट जो आजमपुरे में मकान है, जोग्राफिकल बाउंड्रीज में जो आजमपुरे के आते हैं, उनको जो है छौनी में डाल दिया गया था। तो हम लास्ट टाइम हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ये बोला कि इमीडिएट उनको 3 दिन का टाइम दिया कि रेक्टिफाई करने के लिए वो वोट पूरे वापस आए। तो लास्ट 5 साल पहले जो है वहाँ पर वोट किए, इब्राहिम फंक्शन हॉल में उनका बूथ बना। तो मुझे फिर डाउट था कि इस मरतबा भी ऐसी साजिश होंगी। तो मैं वक्त से पहले ही बलदिया कमिश्नर को, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी है, उनको हम लेटर लिखे। असिस्टेंट इलेक्शन अथॉरिटी डीएमसी सर्कल 6 को हम लेटर लिखे। हम इतने लेटर लिखने के बावजूद भी अब जब हमारे को ड्राफ्ट लिस्ट्स दिए, फिर उसके बाद में जो फाइनल लिस्ट हमारे को बताए, वो फाइनल लिस्ट हमारे को दिए 23 के दिन। हमारा बच्चा रोज़ जाना फिर रहा हो लिस्ट के लिए, लेकिन हमारे को 23 के दिन हमारे को फाइनल लिस्ट दिए। ये देने पर यह पता चला कि चंचलगुड़े के तकरीबन 10,000 वोट जो है छौनी में डाल दिए। हम बलिया कमिश्नर से मिलने की कोशिश करें, बलिया कमिश्नर मिलने को राज़ी नहीं। इलेक्शन कमिश्नर कने गए हम, वहाँ से कोई हमारे को हेल्प नहीं मिली। फिर हम लेटर्स लिखे, मजबूर होके हम जो है कल लंच मोशन मूव करे। तो हमारे ऑनरेबल जज साहब ये बोले कि अब इलेक्शन हो गया है, हम कैसा करना। हम बताए कि ये सिचुएशन इतना ग्रीव है कि 10,000 लोग जो है रह रहे हैं एक जगह, आप उनको मजबूर कर रहे हैं, जाके सामने के उसको वोट देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो इसमें यह बात हुई कि कल हाई कोर्ट में बहुत लंबी बहस हुई। हमारे सीनियर काउंसिल परवीन साहब और मुजफ्फरुल्लाह खान एडवोकेट ने लंबी बहस होने के बाद में 2015 में ये लोग कहाँ पर वोट डाले थे वो रिकॉर्ड लाके पेश करो बोले। हमेशा से ये गड़बड़ हो रही, लेकिन अब के जो है ये जो भी मुलजिम है, जो भी ऑफिसर्स ये किया है, उसको ना सिर्फ सस्पेंड कराएंगे बल्कि उसके ऊपर क्रिमिनल केस बुक करके हमें अरेस्ट करेंगे। क्या उम्मीद है आपको 30 को फिर सुनवाई होने वाली? नहीं, पीर के दिन सुबह में है। अब वो पीर के दिन क्या हाई कोर्ट जजमेंट देता वो अल्लाह को मालूम, लेकिन हम तो एज इट इज जो वोटर लिस्ट है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। आजमपुरे में सारी ताकत लगा दे रहे हैं। टीआरएस की पूरी ताकत लगी हुई है, एमआईएम की पूरी ताकत लगी हुई है। उसके बावजूद हमारे को अल्लाह पे यकीन है कि इंशाल्लाह इस बार जीत हमारी होगी। लास्ट टाइम जो है बहुत कम वोटों से हम हारे थे, उसमें कुछ हमारी गलती थी, उसमें उन तमाम गलतियों को हम सुधारे हैं और इस वक्त इंशाल्लाह बराबर हमारी कामयाबी होगी। अमजदुल्ला खान खालिद साहब एमबीटी के स्पोक्स पर्सन हैं। उन्होंने शिकायत थी कि आजमपुरा हल्के के जो वोट्स हैं वो बाजू की का जो हल्का है उसका जो उससे मुतसिला जो हल्का है छावनी, उसमें शामिल कर दिया गया है। वो कोर्ट से रुजू हुए हैं और उन्हें जो है इंसाफ की उम्मीद है। कैमरामैन एडविन के साथ अनिसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने बताया कि जीएचएमसी इलेक्शन के लिए रचाकुंडा हुदूद में 8,000 पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। 1,640 पोलिंग मराकज पर सख्त हिफाजती बंदोबस्त किया जा रहा है। इसी दौरान महेश भागवत ने कहा कि खुसूसी टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया के जरिए जानबूझकर गड़बड़ करने की कोशिश पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। भागवत के मुताबिक अभी तक 4,561 रोहिंग्या के फिंगरप्रिंट्स भी हासिल कर लिए गए हैं। ఈ రోహింగ్యా కేసెస్ మనం చూస్తే ఆధార్ కార్డ్ బోగస్ ఆధార్ కార్డ్ సంబంధి 24 కేసెస్ ఉన్నాయి, బోగస్ ఓటర్ కార్డ్ సంబంధి 15 కేసెస్,
డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ 4 కేసెస్, పాన్ కార్డ్స్ 10 కేసెస్, పాస్పోర్ట్స్కి సంబంధి 9 కేసెస్, తర్వాత బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అని 2 కేసెస్ ఉన్నాయి. సో ఇదే కేసెస్ ఉన్నాయి టోటల్. అదర్వైజ్ నాట్ ఎ సింగిల్ రోహింగ్యా హ్యాస్ కమ్ టు నోటీస్ వేర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎనీ మర్డర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఆర్ ఎనీ రేప్ కైండ్ ఆఫ్ కేసెస్ ఆర్ సీరియస్ మన దేశానికి వ్యతిరేకంగా ఏమైనా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. అలాంటి యాక్టివిటీస్లో ఇంకా మా నోటీస్కి రాలే. ఈ పక్కా మన దగ్గర ఉన్న ఈ రోహింగ్యా మీద పక్కా నిఘా ఉంది. వాళ్ళు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, వాళ్ళకి అందరికీ బయోమెట్రిక్స్, ఐరిస్ అన్ని డాక్యుమెంట్స్ మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ తరఫున ఒక ప్రొఫార్మా ఇచ్చారు మనకి. ఆ ప్రొఫార్మాలో అన్ని డాక్యుమెంట్ చేయడం జరిగినాయి. हैदराबाद में रोहिंग्या मुसलमानों को गैर कानूनी तरीके से शहरी बनाने के इल्जाम पर केटीआर ने एक बार फिर बीजेपी को जमकर तनकीद का निशाना बनाया. उन्होंने सवाल पूछा कि अगर रोहिंग्या मुसलमानों ने दरअंदाजी की है तो मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह क्या कर रहे हैं. हैदराबाद पीपल्स प्लाजा में केटीआर आर्य वैश्य तंजीम के इजलास से खिताब कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने वजीर आजम पर झूठे वादे करने का इल्जाम लगाया. సందర్భంగా ఇక్కడ ఉన్న సోదరులందరినీ, మా ఆడబిడ్డల్ని కూడా నేను కోరేది ఒకటే, పని చేస్తున్న ప్రభుత్వం, పని చేసుకుంటూ ముందుకు పోతున్న ప్రభుత్వం, కులానికి, మతానికి, ప్రాంతానికి అతీతంగా అందరినీ కలుపుకొని ముందుకు పోతున్న ప్రభుత్వానికి మీ ఆశీర్వాదం ఉండాలని నేను కోరుతా ఉన్నా. ఎందుకంటే ఈ 6 ఏళ్లలో ఎక్కడ కులం పేరు మీద, మతం పేరు మీద, ప్రాంతం పేరు మీద రాజకీయం చేయలేదు. అందరినీ కలిసి నడిపే ప్రయత్నమే చేసుకున్నాం. అందరం కలిసి ముందుకు సాగాలనే ఆలోచనతోనే ముందుకు పోయినాం. ఎక్కడా కూడా పేదవాడిని పేదవాడిగానే చూసింది ప్రభుత్వం తప్ప ఎక్కడ కూడా వ్యత్యాసం చూపెట్టలేదు, ఎక్కడ కూడా భేదభావం చూపెట్టలేదు. కలిసిమెలిసి ముందుకు పోతున్నాం. మరి ఈ సందర్భంగా ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. కలిసిమెలిసి ఉన్న హైదరాబాద్ లో ఈరోజు మనకు అభివృద్ధి కావాలా, లేదా మతం పేరు మీద, కులం పేరు మీద వేరుపడి మళ్ళొకసారి చెడగొట్టుకుందామా, హైదరాబాద్ ని ఆగం చేసుకుందామా ఆలోచించండి. ఇవాళ హైదరాబాద్ పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి, తెలంగాణకు పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి అంటే ఇక్కడ ప్రశాంతత ఉంది కాబట్టి, హైదరాబాద్ లో శాంతియుతమైన వాతావరణం ఉంది కాబట్టి వస్తూ ఉన్నాయి. కానీ ఈ రోజు కొంతమంది ఒక స్పష్టమైన ఎజెండా పెట్టుకొని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో హైదరాబాద్ లో చిచ్చు పెడదామన్న ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. और केटीआर के बीजेपी पर एतराजात का बीजेपी लीडर के लक्ष्मण ने जवाब दिया. उन्होंने गली के चुनाव के लिए दिल्ली के लीडर आने के केटीआर के बयान पर सख्त तनकीद की और पूछा कि केटीआर भाग्य लक्ष्मी मंदिर जाने से क्यों घबराते हैं. हैदराबाद नगर निगम चुनाव के बारे में आज बाप बेटे केसीआर और केटीआर दोनों हम जो मुद्दे उठा रहे, स्थानीय मुद्दे, गरीबों को 2 बेडरूम का मकान, और जो इस बीच में बाढ़ में लोग अपने जो पूरे नुकसान जो हो गया उसके लिए 10,000 के नाम पर नगद बांटने समय पे आपके पार्टी कार्यकर्ता लूट लिए, और हर घर को नौकरी, ये नारे हैदराबाद शहर के अंदर गरीबों के लिए 1 लाख मकान. हम जब ये चुनाव के अंदर ये मुद्दे हम उठा रहे तो ये उनका जवाब ना देते हुए आज बाप बेटे बीजेपी के ऊपर और नेशनल इश्यूज या जीएचएमसी के अंदर लाकर लोगों को गुमराह करने का कोशिश चक्कर चल रहा है, और लोगों को वो दृष्टि बदलने के लिए जो साजिश कर रहे हैं. आज बोल रहे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतागण क्यों चुनाव प्रचार के लिए आ रहे. आपका क्या दर्द है? हमारे नेता हैं, अमित शाह जी हमारा नेता है, आज नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, योगी जी हमारा नेता है और यूपी का मुख्यमंत्री है. हमारे पार्टी के प्रचार के लिए हमारे जो उम्मीदवार है उनके प्रचार के लिए आ रहे, तो अब क्या दुख है? और आज बोल रहे और अमित शाह के अलावा मोदी जी भी आएंगे, और मोदी जी के बाद ये ट्रंप भी आएंगे. अरे आप जो बोल रहे हमको मोदी जी, अमित शाह जी हमारा ये देशभक्त के हमारे नेता है, हर आदमी पूरा देश के अंदर चाह रहे हैं. अरे आप क्या करना चाह रहे हैं? आप बाप बेटे ही अब प्रचार करना चाह रहे क्या? बाप अपना केसीआर तो बाहर निकल रहा ही नहीं. करो भाई प्रचार, आप भी करो, केटीआर करो, केसीआर करो. होना है तो आप दाऊद इब्राहिम को बुला लो प्रचार करने, हमको कोई इतराज नहीं है. लोगों आपको जानकारी है लोगों के बारे में, क्योंकि आप मजलिस के साथ किस तरह आज हैदराबाद को शहर को लूट रहे हैं, और
मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को भटकाने का, नफरत पैदा करने की क्या कोशिश किया जा रहा हम जानते हैं, लोग भी जानते हैं, भाग्यनगर के लोग भी जानते हैं। आप बार बार बोलते हैं भाग्य लक्ष्मी मंदिर चारमीनार के पास है, क्यों बीजेपी नेता हर बार जाते हैं? आपको क्या दर्द है, आपके क्या दुख है? आप बताते ना केसीआर हमसे बढ़कर कोई हिंदू नहीं है। अरे हिंदू के नाते आप भाग्य लक्ष्मी मंदिर को जाओ, दर्शन करो। क्यों डर रहे हो ओवैसी के वजह से? क्यों मस्जिद को डर रहे हैं? आपके मन में क्या है? पुराने शहर को क्या चाह रहे हैं? वो क्या हैदराबाद का हिस्सा नहीं होता क्या? और हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता क्या? इस तरह आप लोगों को जो मुद्दे जो है आज पीने का पानी का, सड़क का, बिजली का, उसके बारे में लोग जिक्र करें तो रहने के लिए, गरीब के लिए, मकान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर में 2.5 करोड़ लोगों को, गरीब को आज उनके सर पर छत दिया गया है। आप क्या दिए? इसलिए हम प्रचार करना चाहिए। जो भी योजना केंद्र का है आप अपना नाम बदलकर आप प्रचार कर रहे, जरूर हम प्रचार करेंगे, जरूर हम आज दावा कर रहे हैदराबाद हासिल करेंगे। बाद में अब तेलंगाना भी जरूर बीजेपी के हवाले होगा। ये तो ट्रेलर है, ये नगर निगम चुनाव, आने वाले जो चुनाव है असेंबली का, जरूर बीजेपी का हम झंडा लहराएंगे। राष्ट्रीय वजीर के ईश्वर ने कहा कि हमें अमन के माहौल को खराब करने वाली ताकतों से चौकन्ना रहना होगा। ईसाई मजहबी रहनुमाओं के साथ रियासती वजीर ने दूबदू बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्रिश्चियन तंजीमों की जानिब से केसीआर की भरपूर तायद के ऐलान का खैर मकदम किया और मसरत जाहिर की। ईसाई लीडरों का कहना है कि जीएचएमसी इलेक्शन में अगर बीजेपी को कामयाबी मिल जाती है तो अमन की फिजा खराब हो जाएगी। उन्होंने मजहबी जारहियत का बीजेपी पर इल्जाम आयद किया। गिरजाघर और ईसाई कब्रिस्तान बनाने के लिए केसीआर हुकूमत की तरफ से जमीन और माली ताउन देने पर इन तंजीमों ने बेहद शुक्रिया भी अदा किया। बीसी कमीशन के साबिक मेंबर कृष्णा मोहन ने जीएचएमसी इलेक्शन में टीआरएस की तायद का ऐलान कर दिया है। लकड़ी का पुल में एक निजी होटल में मुनक्किदा इजलास में बीसी तबकात की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली तंजीमों का इजलास मुनक्किद किया गया। इस दौरान एक करारदाद मंजूर करते हुए टीआरएस की हिमायत करने का अहद किया गया। इस दौरान बीसी तबकात के लीडरों ने अपने एहसास का इजहार करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत हर साल बीसी तबकात को मिलने वाले फंड में इजाफा ही करती जा रही है। एक और अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल हैदराबाद के दौरे पर आने वाले हैं और इस मुख्तसर दौरे के दौरान वो भारत बायोटेक जाएंगे जहां कोरोना वैक्सीन तैयार हो रही है। इस दौरान कंपनी के डायरेक्टर और साइंसदानों से भी पीएम बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी ने। वायरस के खिलाफ देश और पूरी दुनिया को जिस जगह से खुशखबरी मिलने की उम्मीद है वो ये जगह है भारत बायोटेक। हैदराबाद में मौजूद इस भारत बायोटेक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और वो तकरीबन 1 घंटा यहाँ पर रुकेंगे। जो कंपनी के एमडी हैं कृष्णा एल्ला और इसके अलावा बाकी साइंटिस्ट से वो बातचीत करेंगे और कोवैक्सीन का जो प्रोग्रेस है वो देखेंगे। 3rd फेज का जो ट्रायल है वो शुरू हो चुका है। 28,500 जो है वो लोगों को पर ये वैक्सीन का जो 3rd फेज में ट्रायल किया जाएगा। 25 जगहों पर ये ट्रायल होगा और 10 राज्यों में ये एक साथ ट्रायल हो रहा है। तो एम्स में, भोपाल में, दिल्ली में कई जगह ट्रायल शुरू हो गया है और ये उम्मीद लगाई जा रही है, सूत्रों के हवाले से हमें जो जानकारी है कि जनवरी के लास्ट वीक तक ये वैक्सीन जो है वो लोगों के लिए मुहैया हो पाएगा। ये पूरी भारत बायोटेक के चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने कोविड वैक्सीन बनाने में तकनीकी दुश्वारियों पर भी रोशनी डाली। साथ ही बताया कि नोजल स्प्रे की तर्ज पर 2 खुराक देने का मंसूबा बनाया गया है जो कि काफ़ी मौसर साबित होने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि इंजेक्शन के जरिए वैक्सीन देने के नतीजे में खर्चा मजीद बढ़ जाएगा क्योंकि उसकी खुराक के हिसाब से सिरिंज भी तैयार करनी पड़ेगी। So we built that. So then came this COVID. We partnered with ICMR, Covaxin. Now as we speak, it's entered the phase 3 trial. But again, I'm not happy because it's a 2-dose injectable vaccine. If we want to vaccine 1.3 billion population, we need a 2-dose vaccine. 2.6 billion syringes and needles has to reach. And if the healthcare worker cannot give, you can mix up some other dilute, can give it to the village situation, the vaccine with other dilute like insulin mixed up. It has happened in the world. And it can clear up. So we are working another vaccine, single dose vaccine, nasal drop, and because we have experience of creating rotavirus first time in the world as a 5-drop concept.
polio 2-drop answer. So we are bringing the 2-drop answer to nasal drop, single dose, that can scale up to 1 million doses. खास बात तेलंगाना में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।